हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं 2015 में आई टेल ऑफ टेल्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी में 3 अलग कहानियाँ दिखाई गई हैं, जो बहुत ही अजीब हैं। मूवी शुरू होती है और हमें पहली स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हमें लॉन्ग ट्रेलिस के राजा और रानी को दिखाया जाता है। अब इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में हमें पता चलता है कि रानी को एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, और इसी वजह से रानी काफी उदास रहती थी। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है और वो उसे हर तरह से खुश रखना चाहता है, इसलिए वो उससे वादा करता है कि वो उसे अब दुखी नहीं रहने देगा। वो अपने राज्य के सारे वैद्य और हकीमों को लेकर आता है ताकि वो रानी की बीमारी को ठीक कर सके। सब लोगों की कोशिश करने के बाद भी वो लोग नाकामयाब थे। कोई भी रानी की बीमारी को ठीक नहीं कर सका था। अब एक दिन राजा ने महल में अपनी रानी को खुश करने के लिए सर्कस वालों को बुलाया होता है। अब सर्कस दिखाने के दौरान उसमें से एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जिसे रानी देख लेती है। ये देखकर रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। राजा उसके पास जाता है और उसको बिलीव देता है कि वो उसकी बीमारी को किसी भी तरह ठीक करके ही रहेगा। उसी रात एक अजनबी आदमी महल में आता है और वो उन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो उनकी प्रॉब्लम को हल कर सकता है। राजा उसे बताता है कि पहले भी बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। वो आदमी राजा से पूछता है कि वो अपनी रानी के लिए किस हद तक जा सकता है। राजा उसे बताता है कि वो अपनी रानी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके बाद वो आदमी राजा को बताता है कि उसे नेचर के बारे में बहुत एक्सपीरियंस है और हमें नेचर को हमेशा बैलेंस करना होता है। वो उन दोनों से कहता है कि अगर वो अपने घर में नई जान चाहते हैं तो उन्हें किसी की जान लेनी होगी, मतलब राजा को किसी का कत्ल करना होगा। वो उन्हें आगे बताते हुए कहता है कि राजा को सी मॉन्स्टर का दिल निकाल के लाना होगा, जिसे बाद में एक कुंवारी लड़की पकाकर रानी को देगी और रानी उसे खाकर गर्भवती हो जाएगी। राजा अपनी रानी को बहुत चाहता था, इसलिए वो उस सी मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन वो सारी तैयारी करके नदी के अंदर जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर सोया हुआ था। तभी राजा उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद उस सी मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दौरान राजा को भी बहुत सी चोटें आती है, लेकिन राजा ने उस सी मॉन्स्टर को किसी तरह से मार दिया था। अब राजा बाहर आता है, लेकिन उसे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, जिस वजह से वो वहीं पर दम तोड़ देता है। रानी ये सब देखकर बहुत उदास होती है, लेकिन वो उस सी मॉन्स्टर का दिल लेकर एक कपड़े में लपेटकर वहाँ से चली जाती है। अब महल आकर वो एक कुंवारी लड़की को उस दिल को पकाने के लिए देती है। वो कुंवारी लड़की उस महल की दासी होती है। जब वो ये दिल पका रही होती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है, जिसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उस लड़की ने जो दिल बनाया था, वो रानी भी उस सी मॉन्स्टर के दिल को खा लेती है और वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अगले दिन वो दासी और रानी अपने बच्चों को सेम टाइम पर जन्म देती हैं। ये दोनों लड़के बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जो ट्विंस दिखते हैं। यहाँ रानी के बेटे का नाम अलायस होता है और दासी के बेटे का नाम जोना। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 16 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों लड़के अब बड़े हो गए थे। रानी अपने बेटे अलायस के संग बहुत खुश थी। वो उसके संग खेला करती थी। उसे ऐसा लगता है कि उसका बचपन लौट आया है। वो दोनों लड़के थे तो अलग, लेकिन वो दोनों दो जिस्म और एक जान थे, क्योंकि वो दोनों सी मॉन्स्टर ही थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों एक दूसरे से किसी भी कीमत पे बिछड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन रानी जोना को एलिस के संग खेलता हुआ देखती है, जिस पर वो अपने बेटे एलिस को समझाती है कि वो एक दासी के लड़के के संग नहीं खेल सकता, लेकिन अपनी माँ के समझाने के बावजूद भी वो जोना से मिलना नहीं छोड़ता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन दोनों लड़कों में पानी में सांस लेने की एबिलिटी भी होती है, उसी सी मॉन्स्टर की तरह। जिसके बाद रानी उस दासी को अपने पास बुलाकर धमकाती है कि अगर उसने अपने बेटे जोना को एलिस के साथ खेलने से नहीं रोका तो वो उन दोनों माँ बेटों को अपने राज्य से बाहर निकाल देगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों मिलते रहते हैं और एक दिन तो वो दोनों सारी हदें पार कर देते हैं। जोना अलायस के कपड़े पहनकर रानी के पास जाता है, लेकिन रानी उसे पहचान जाती है और वो जोना और उसकी माँ को अपने राज्य से बाहर निकाल देती है। अलायस जोना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपनी माँ की सजा के चलते वो उसे रोक नहीं पाता। फिर जोना अपने चाकू से एक पेड़ का तना काटता है, जिसमें से पानी निकलने लगता है। जोना अलायस से कहता है कि जब तक ये पानी सफेद रहेगा तब तक वो भी जिंदा रहेगा, लेकिन जब कभी पानी का रंग लाल हो जाएगा तो अलायस समझ जाए कि जोना की जान को खतरा है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अलायस अब हर रोज उस पानी को चेक करता था और एक दिन फाइनली उस पानी का रंग लाल हो जाता है। जिसके बाद अलायस किसी को भी बताए बिना उस महल से जोना की तलाश में निकल जाता है। रानी को जब ये पता चलता है तो वो उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि जोना ने एक लड़की से शादी कर ली है। अब क्योंकि अलायस बिल्कुल जोना की तरह नजर आता था तो इसलिए वो लोग समझते हैं कि जोना अब वापस आ गया है। तब अलायस को एहसास होता है कि जोना कहीं खतरे में है। इसके बाद उसे पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल में गया था और इसके बाद से वो वापस नहीं आया है। अब एलाइस जोना की तलाश में जंगल में निकल
निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी अब उसी आदमी के पास चली गई थी जिसने रानी को प्रेग्नेंट होने का तरीका बताया था। अब वो आदमी रानी को फिर से एक बार कहता है कि नेचर बैलेंस चाहती है और अगर तुम्हें अपने बच्चे की जान चाहिए तो उसे बदले में एक जान देनी होगी। रानी अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। जोना एक गुफा में बुरी तरह से घायल बैठा होता है और उसके पास एक बड़ा सा उड़ने वाला जीव आता है जो उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ जोना के चिल्लाने पर एलायस को उसके बारे में पता चल जाता है। वो जोना के पास जाकर उस उड़ने वाले जीव को अपनी तलवार से मार देता है और वो जोना को वहाँ से बचाकर ले जाता है। लेकिन एलायस ये नहीं जानता था कि वो उड़ने वाला जीव कोई और नहीं उसकी माँ है, क्योंकि उसकी माँ ने यही शर्त मंजूर की थी, जिंदगी के बदले जिंदगी। और स्टोरी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि एलायस अब राजा बन गया है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। इसके बाद हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर एक राजा जंगल में शिकार कर रहा था। ये राजा काफी लस्टफुल होता है जो हमेशा ही शराब के नशे में लड़कियों के आसपास ही रहता था। इस राजा के पास काफी धन दौलत और शोहरत थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसे बहुत सी लड़कियां मिली थी, लेकिन उसे ऐसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं मिली थी जिससे वो शादी करके अपनी रानी बना सके। इसके बाद हम उसी राज्य में दो बूढ़ी बहनों को देखते हैं जो उस महल के पास ही रहती थी। उनमें से एक का नाम डोरा होता है और दूसरी का ईमा। डोरा काफी चालाक और सेल्फिश थी, वही ईमा बहुत ही सिंपल और भोली भाली थी। ये दोनों बिल्कुल अकेली थी, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। इन दोनों की आवाज काफी आकर्षक थी। अब एक दिन राजा ईमा को गाना गाते हुए सुन लेता है। राजा को उसकी आवाज बहुत पसंद आती है और वो आवाज की दिशा में जाता है। राजा को आते हुए देखकर ईमा अंदर चली जाती है। राजा को यहाँ लगता है कि वो कोई सुंदर लड़की है, तभी वो शर्मा कर अंदर चली गई और उसकी आवाज सुनकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब राजा मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और दरवाजे के बाहर जाकर जब वो उनसे मिलने के लिए कहता है तो दोनों बहनें बुरी तरह से डर जाती हैं कि अगर राजा को पता चल गया कि वो दोनों बूढ़ी हैं तो राजा उनके संग पता नहीं क्या करेगा। इसके बाद डोरा एक प्लान बनाती है। वो राजा से कहती है कि वो एक हफ्ते के बाद आए ताकि वो उसके संग कंफर्टेबल फील कर सके। वो उसे ये भी वादा करती है कि वो उसे एक हफ्ते के बाद अपनी बॉडी का एक पार्ट भी दिखाएगी। उसकी बात मानकर राजा वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि डोरा ने अपनी उंगली को जवान दिखाने के लिए अपनी उंगली पर नमक लगाकर एक हफ्ते के लिए उस पर पट्टी बांध लेती है, लेकिन जब वो एक हफ्ते के बाद उस पर से पट्टी हटाती है तो उसकी उंगली पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ ईमा ने अपनी उंगली को कई दिनों से मुंह में डालकर रखा था, जिस वजह से उसकी उंगली काफी जवान लग रही थी। अब राजा से मिलने का टाइम आ जाता है और राजा उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। यहाँ डोरा बड़ी चालाकी से ईमा की उंगली को राजा को दिखा देती है। राजा ईमा की उंगली को देखकर सोचता है कि ये कोई बहुत सुंदर लड़की होगी और उसे उसकी रानी अब मिल गई है। यहाँ राजा अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ डोरा फिर से एक बार राजा को चालाकी से जवाब देते हुए कहती है कि वो उसके संग रात बिताने के लिए तैयार है, लेकिन वो महल में तभी आएगी जब पूरी तरह अंधेरा होगा। मतलब जब वो उससे मिलने आएगी तो महल में थोड़ी भी रोशनी नहीं होनी चाहिए। राजा उसकी ये शर्त मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईमा डोरा की स्किन को ग्लू से टाइट कर रही होती है। वो उसकी पूरी बॉडी की स्किन को ग्लू से स्टिक करने वाली थी ताकि जब राजा उसके पास आए तो उसे पता न चले कि वो एक बूढ़ी औरत है। अब रात के अंधेरे में एक पहरेदार आकर डोरा को राजा के पास ले जाता है। डोरा की शर्त के मुताबिक महल में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है और किसी को भी डोरा पर शक नहीं होता। अब रात बीत जाती है और नेक्स्ट सुबह राजा को पता चल जाता है कि जिस लड़की के संग वो रात में था वो तो एक बूढ़ी औरत है। ये देखकर राजा को काफी गुस्सा आता है और वो अपने सिपाहियों को बुलाता है और उन्हें हुक्म देता है कि वो डोरा को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे। उसके सिपाही डोरा को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर डोरा मरती नहीं है, वो पेड़ों से लटक कर बच जाती है। अब तभी डोरा को जंगल में एक जादूगरनी मिलती है और वो डोरा को एक खूबसूरत जवान लड़की में बदल देती है। अब अगली सुबह जब राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो वो डोरा को देख लेता है जो अब बहुत ही सुंदर और जवान हो गई थी। यहाँ पहली ही नजर में डोरा को वो अपनी रानी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे अपने महल ले जाता है और उसके साथ अपनी शादी का ऐलान कर देता है। डोरा ईमा को भी कुछ कपड़े और तोहफे भेजती है और उसे महल मिलने बुलाती है। यहाँ ईमा डोरा को देखकर यकीन नहीं करती कि ये उसकी बहन है। ईमा उससे हैरानी से पूछती है कि तुम जवान कैसे हो गई। डोरा उससे झूठ बोलती है और कहती है कि उसने अपनी बूढ़ी स्किन को काट कर फेंक दिया है और अंदर से वो जवान निकल आई है। ईमा इतनी भोली वाली होती है कि वो डोरा के इस झूठ पर यकीन कर लेती है और वो खुद की स्किन भी कटवाने के लिए चली जाती है। अब जिस लोहार के पास वो अपनी स्किन कटवाने के लिए जाती है वो लोहार भी सीधा साधा होता है और वो उसकी बात मान जाता है। फिर वो उसे जंगल में ले जाकर उसकी एक्स्ट्रा स्किन काट देता है। यहाँ ईमा कटी फटी हालत में शहर में आती है। यहाँ वो सरवाइव नहीं कर पाती और थोड़ी देर बाद वो दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ डोरा जब राजा के साथ होती है तो यहाँ जादू का असर अब खत्म होने लगता है। डोरा फिर से धीरे धीरे अपने पुराने रूप में आने लगती है। राजा को उसकी सच्चाई
मालूम ना चल जाए, इसलिए वो उसे छुपाने के लिए वहाँ से चली जाती है। भागते हुए वो फिर से अपने घर आ जाती है और मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि वो एक बार फिर से बूढ़ी हो गई थी और इसी के साथ दूसरी कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद हम तीसरी कहानी को देखते हैं और वो भी एक राजा की कहानी है। इस राजा की रानी बहुत पहले मर चुकी है, इस वजह से उसका नेचर बहुत अजीब हो जाता है। यहाँ इसकी एक बेटी भी है जिसका नाम वॉयलेट है। राजा के अजीब नेचर के चलते उसकी बेटी के संग भी उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे। एक दिन राजा को एक परजीवी कीड़ा उसके हाथ पर नजर आता है। यहाँ वो उसका खून पी रहा था। राजा उस कीड़े को मारने की बजाय उसे पालने लगता है और उसे अपना खून पीने देता है। इसके बाद राजा उस कीड़े को एक कांच के डब्बे में बंद कर देता है और रोज उसे अपना खून पिलाकर पालने लगता है। धीरे धीरे वो कीड़ा बहुत बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते वो काफी बड़ा हो जाता है। यहाँ वॉयलेट भी अब बहुत बड़ी हो गई थी, जिसकी अब शादी की उम्र हो जाती है और सब यहाँ यही सोचते हैं कि वॉयलेट की शादी अब किसी सुंदर राजकुमार से कर देनी चाहिए। लेकिन उसका बाप यहाँ पर काफी लापरवाह होता है, उसे अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं होती। वो सारा सारा दिन उस कीड़े के संग खेलने में बिताता रहता है। एक दिन उस कीड़े की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसका इलाज करने के लिए राजा एक वैद्य को भी लेकर आता है, लेकिन उसे बचाने की काफी कोशिशों के बाद भी वो कीड़ा मर जाता है। अब इसके बाद राजा अपनी बेटी वॉयलेट के पास जाता है और उसे कहता है कि अब उसकी शादी करने का समय आ गया है। वॉयलेट ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। राजा उसे बताता है कि वो उसकी शादी करने के लिए एक स्वयंवर रखेगा जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है और जो भी जीतेगा उसके संग वॉयलेट की शादी हो जाएगी। फिर हम यहाँ देख पाते हैं कि राजा ने उसी कीड़े की स्किन को काटकर दीवार पर लटका दिया होता है और वो ये शर्त रखता है कि जो भी इस कीड़े का सही नाम बताएगा वो वॉयलेट से शादी कर सकता है। जिसके बाद बहुत सारे राजकुमार आते हैं, लेकिन कोई भी उस कीड़े का सही नाम नहीं बता पाता क्योंकि वो कीड़ा आज तक इतना बड़ा और इतना बूढ़ा नहीं हुआ था। अब इसी दौरान एक बदसूरत आदमखोर उस महल में आ जाता है और वो भी इस स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहता था क्योंकि राजा ने कहा था कि इस स्वयंवर में कोई भी हिस्सा ले सकता है, तो शर्त के मुताबिक उसे भी हिस्सा लेने दिया जाता है। इसके बाद वो उस कीड़े की स्किन को जाकर सूंघता है और उसका सही नाम बता देता है। ये देखकर वॉयलेट काफी डर जाती है और भागकर सुसाइड करने के लिए जाती है, लेकिन राजा उसे ये कहकर मना लेता है कि वो अपने बाप की इज्जत रख ले क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। अब यहाँ वॉयलेट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे उस आदमखोर के संग जाना पड़ता है। वो आदमखोर उसे जंगलों से होते हुए पहाड़ों के ऊपर अपनी गुफा में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी होती हैं। वॉयलेट कितने दिनों तक वहाँ अकेली उदास बैठी रोती रहती है, लेकिन एक दिन अचानक सामने बैठी दीवार पर वो एक औरत को देखती है और वो उसे अपनी सारी कहानी बताकर अपनी मदद के लिए कहती है। उसकी बातें सुनकर वो औरत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो औरत अपने परिवार के साथ आती है और वॉयलेट को अपने कंधे पर उठाकर वो उसकी मदद करके वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ आदमखोर आ जाता है और उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो उस रस्सी से लटक कर वॉयलेट के पीछे जाने लगता है। इससे पहले कि वो उन तक पहुँच पाता वो लोग वो रस्सी काट देते हैं और वो नीचे उस खाई में गिर जाता है, लेकिन वो आदमखोर किसी तरीके से बच जाता है और वो उस औरत की सारी फैमिली को एक एक करके मार देता है। वॉयलेट उस आदमखोर की केयर करने का झूठा नाटक करती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी रास्ते में वॉयलेट एक चाकू लेकर उसका गला काटकर उस आदमखोर को मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉयलेट उस आदमखोर का कटा हुआ सर लेकर महल में आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि ये रहा वो पति जो आपने मेरे लिए ढूंढा था। इतना कहकर वो बुरी तरह से रोने लगती है और महल के बाकी सारे लोग भी रोने लगे थे। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉयलेट को वहाँ की महारानी बना दिया गया है। ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है और साथ ही इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे और इन तीनों में से कौन सी स्टोरी आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।